लास्ट ईयर मुझे अभी भी याद है जब पेपर आया था तो यही एक वो व्यक्ति थे पूरे यूट्यूब पे जिसने हिम्मत सबसे पहले लगाई थी उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। और मैं आपको एक ऐसा कैंडिडेट दिखा सकता हूं जिसने केवल गांव से स्टडी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ क्लियर करके दिखा। मुझे आज भी याद है किसी ऑफलाइन क्लास में जब 1000 बच्चे होते हैं तो 90% बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी कभी हिम्मत नहीं होती हाथ खड़े करने की। लेकिन इस परीक्षा के लिए लगभग आपको 1.5 साल कंटिन्यूअसली देना है। वो अगर आप दे सकते हैं तो आप कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है, बेस्ट कैंडिडेट है। हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं देश के दो दिग्गज एजुकेटर्स सुदर्शन सर एंड मधुकर कोटवे सर। इनसे हम जान लेते हैं कि यूपीएससी परीक्षा आखिर है क्या, किसे ये एग्जाम लिखना चाहिए, किसे नहीं लिखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके जितने भी प्रश्न हैं यूपीएससी परीक्षा को लेकर उन सब का उत्तर आपको इस वीडियो से मिलेगा। जानते हैं पहले मधुकर कोटवे सर आपसे, ये यूपीएससी एग्जाम जो है ये क्या है? हर साल 10 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स ये फॉर्म फिल करते हैं, वैकेंसी 1100 से आसपास है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम है। तो इस सिचुएशन में किसे ये एग्जाम अपेयर करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? सर, बहुत ही बेसिक और सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, खास करके पेरेंट्स जो आज के जनरेशन वाले जो बच्चे में कक्षा 12th और 10th में ही देखने लग गए हैं, तो उनके लिए तो ये जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी आने वाले समय में इस एग्जाम को अपियर करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात कि सर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहां बात कही है, 10 लाख अपियर होने या फिर फॉर्म भरते हैं लेकिन सीटें 1000 और 1100 है। ये आंकड़ा इस एग्जाम को कठिन नहीं बनाता सर। वास्तविक रूप में इस पूरे एग्जाम का प्रोसीजर इसको थोड़ा सा कठिन बनाता है, क्योंकि इसमें कई स्टेज है, कई चरण है, और इस एग्जाम का सिलेबस इसको कठिन बनाता है। पर मैं आपको एक बड़े खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि अब अगर आप कभी आईआईटी का पेपर देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि पेपर कठिन है। यूपीएससी के पेपर में वो कठिनाई नहीं मिलेगी। फिर सवाल है कि इतने फेल हो रहे हैं तो फिर किसे इस एग्जाम को देना चाहिए? सर, मैंने इतने लंबे समय से इस एग्जाम को करीब से देखा है, मुझे लगता है कि कोई भी कैंडिडेट यदि उसके अंदर ये 3 क्वालिटीज हैं तो इस एग्जाम के लिए वो एक बेस्ट कैंडिडेट है। पहला, उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी की हैबिट हो। सर, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मुझे कोई एग्जाम की जगह कोई कॉलेज का एग्जाम देना है तो मैं एक रात पहले पढ़कर पास कर देता हूं, लेकिन इस परीक्षा के लिए लगभग आपको 1.5 साल या 1 साल कंटिन्यूअसली देना है। वो अगर आप दे सकते हैं तो आप कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है, बेस्ट कैंडिडेट है। ये पहला कैरेक्टर जो इस एग्जाम की बहुत बड़ी डिमांड है, जिसमें आपको ये माइंड सेट रखना है कि देखो इतना समय मुझे पढ़ने के लिए देना है। मतलब कंसिस्टेंट वाला विद्यार्थी की जो पढ़ सकता है, जिसको लगता है कि मैं 2 दिन वाला व्यक्ति हूं तो मेरे हिसाब से मत दीजिए एग्जाम। दूसरी बहुत बड़ी क्वालिटी, एक ऐसा कैंडिडेट जिसके अंदर सीखने की भूख है, लर्निंग। क्योंकि इसमें सर इतनी चीजें हैं, हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आप किस सब्जेक्ट में उसके अंदर के हुनर को निखारेंगे और कौन सा सब्जेक्ट है जो उसको छोड़ना है, ऐसा शायद ही कोई विषय होगा जो उसे छोड़ना पड़ेगा। तो दूसरी उसके अंदर अगर खासियत है कि लर्निंग की उसके अंदर एक भूख है कि हां मुझे तो करना ही है। और जो तीसरी बहुत जरूरी बातचीत जो इस पूरी प्रक्रिया में लगती है सर, कि मुझे एक ऐसा विद्यार्थी नहीं चाहिए जो इंटेलिजेंट है, बट मुझे एक ऐसा विद्यार्थी जरूर चाहिए जो इस बात को बहुत अच्छे से समझता हो कि इस पूरी प्रक्रिया में सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स वह रिजल्ट ओरिएंटेड वाला ना हो, वह वर्क ओरिएंटेड वाला स्टूडेंट हो। अगर किसी पेरेंट्स को लगता है कि उसका बच्चा एक प्रकार से हार्ड वर्कर है, कंसिस्टेंसी उसके अंदर है, पेशेंस उसके अंदर है, जिसको मैं वर्क ओरिएंटेड कह रहा हूं सर, पेशेंस उसके अंदर अगर है तो बेस्ट है। अगर वो यूनिवर्सिटी टॉपर ना हो, इंटेलिजेंट ज्यादा मतलब कि मैं कहूंगा 90% वाला ना हो तो भी बेस्ट है सर।
लेकिन ये क्वालिटीज उसके अंदर मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी अब यूपीएससी का एग्जाम 2026, 27, 28 में देने वाले हैं तो अब इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी मत करो, यहाँ वहाँ समय मत गवाओ। अब जुड़ो तुम इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, सबसे अनुभवी टीम के साथ, जिन्होंने इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम को सबसे पहले शुरू किया था। जुड़ो ऐसी टीम के साथ जिनको एक एक चीज़ के बारे में पता है कि एग्जाम मांगता क्या है। मत समय गवाओ, और अब सबसे बेहतर समय है और अभी ही समय है। और मित्रों, ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट रेजोल्यूशन, नोट्स, पावर पॉइंट, सब कुछ आपको मिले केवल 19,999 एंड अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी 3 चीज़ें आपने कही सर, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो हार्ड वर्क हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इसमें टीचर की काफ़ी बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। टीचर अगर अच्छा मिले तो आप कंसिस्टेंट रहोगे, टीचर अगर अच्छा मिले तो आप में वो भूख होगी कि मैं ये सब्जेक्ट फिर से पढ़ना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, मुझे ये समझ आएगा। आप अपने स्टूडेंट्स को ये तीनों रिक्वायरमेंट कैसे इनकलकेट करते हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले मैं सुदर्शन सर के पास जाता हूँ। सर, आपको कितना टाइम हुआ इस यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में टीचिंग करते हुए? लगभग सर ये 9 से 10 साल के आसपास हो गए हैं। आप अपने स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट तीनों के लिए प्रिपेयर करते हैं? जी बिल्कुल सर, मतलब पहले दिन से, जिस दिन से वो तैयारी करने की सोचता है और अगर अनअकैडमी से जुड़ जाता है तो उसके पहले दिन से मान के चलिए कि उसकी जर्नी हम शुरू करा देंगे। कैसे पढ़ाते हो आप? देखो सर, जो 3 स्टेजेस की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले तो मतलब एग्ज़ाम को उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है सिलेबस को कि इससे जितने भी 20 से भी ज़्यादा जो पोस्ट एक्चुअल में सिलेक्ट की जाती हैं, अपन तो सिर्फ आईएएस, आईपीएस ये जानते हैं, पर सभी जिम्मेदारी वाली पोस्ट हैं। तो उनका मानना है कि इस बच्चे को ऐसे सिलेबस से अभी से तैयार कराओ कि अगर ये यहाँ इस सिलेबस में टिक गया तो वो डिस्ट्रिक्ट में टिक जाएगा। क्योंकि यहाँ तो चलो ठीक है, किताबी वाली बात है, अगर यहाँ फेल हो गया ये तो डिस्ट्रिक्ट कैसे संभालेगा। तो एक थॉट प्रोसेस मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कल को जाकर उसे एक ज़िले को संभालना है, लोगों की समस्याओं को संभालना है, कई बार डिस्प्यूट्स होंगे गाँव में, विलेजेस में, उसको संभालेंगे। तो अगर वो चीज़ को संभालना है तो आज खुद के लिए पहले खुद को संभालना होगा। तो यही माइंड में, यही सब कुछ प्रोसेस में रखते हुए हम उसको प्रिपरेशन कराते हैं। जो सेकंड स्टेज होता है मेंस का, उसमें चीज़ें थोड़ी डिटेल में भी लगती हैं और आंसर राइटिंग बहुत मैटर करती है। तो हम उसे पहले दिन से ही इस तरह से पढ़ाते हैं कि प्रिपरेशन उसकी प्रीलिम्स और मेंस की साथ में होते चले, ताकि, और सबसे बड़ा जो इशू है कि हर 2-3 दिन, 4 दिन बाद उसको एक आता सेटबैक आता है दिमाग में, कैसे होगा, क्या होगा। फिर वहाँ मुझे लगता है कि एजुकेटर्स का रोल बहुत बढ़ जाता है कि उसको क्लास में 2 घंटे बिठाओ, 3 घंटे बिठाओ, कंसिस्टेंट रखो, नेक्स्ट डे का उसको एक असाइनमेंट जैसा दो, क्वेश्चन ऐसी प्रैक्टिस कराओ कि एक मोटिवेशन। कई बार हमें मदद करनी पड़ती है कि जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो सबके अपने अपने इश्यूज़ हैं कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मेरा तो ये, तो फिर कई बार ऐसी बातें करनी पड़ती हैं लर्नर्स के साथ। तो फिर मैंने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1.5-2 साल के बाद, ये जब 17-18 महीने जब लगाते हैं अनअकैडमी में, उसके बाद वो देखते हैं कि उनका लाइफ का पर्सपेक्टिव भी बदल गया ये सिलेबस को पढ़ने के बाद। मधुकर सर, वही प्रश्न फिर से, कंसिस्टेंसी, वो भूख कि मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये आप कैसे इनकलकेट करते हो अपने स्टूडेंट्स में? देखिए सर, सबसे पहले कंसिस्टेंसी में, जैसे आपने कहा टीचर का भी कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट कंसिस्टेंट चाह रहे हैं, मुझे अनअकैडमी पर 6 साल हो गए सर, और इन 6 साल में मेरा पिछले 5 साल से रिकॉर्ड है, मॉर्निंग 6:30 की मेरी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। ये एक ऐसा टाइम है जो बिल्कुल कंसिस्टेंटली फिक्स्ड रहा है। तो ये पहली उसके अंदर ये चीज दिखती कि जब हमारा मास्टर टाइम पर आ रहा है सुबह मॉर्निंग 6:30, मतलब 6:30, तो पहले उसके अंदर इस चीज को देखते हुए कंसिस्टेंसी का कैरेक्टर डेवलप्ड होता है। अब बात आती है भूख की, कि हम उसको भूख कैसे डेवलप कराएं। एक्चुअल में हमारा ब्रेन ऐसा बना हुआ है, जब हम किसी चीज को समझते हैं, उसके इमोशंस को डेवलप करते हैं, तो वो भूख डेवलप्ड होना शुरू होती है। हम किसी चीज के प्रति इमोशंस नहीं क्रिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बिल्कुल। इंटरप्ट करता हूँ। क्या ऐसा भी जरूरी है कि टीचर एनर्जेटिक हो? जब टीचर एनर्जेटिक होगा तो स्टूडेंट में वो ऑटोमेटिकली भूख आएगी कि मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझ आ रहा है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। हर टीचर का अपना एक तरीका है। कुछ लोग बिल्कुल शांत स्वभाव में भी बढ़िया से कर लेंगे, कुछ लोग एनर्जेटिक होकर बढ़िया से कर लेंगे,
कुछ लोग मॉडरेट वे में चलेंगे। हर टीचर की अपनी अपनी पर्सनालिटी है। हाँ, लेकिन एक मोटिवेशन उस तरीके से डेवलप होता है स्टूडेंट्स के अंदर, जैसे कुछ लोग पेशेंस वाले टीचर से अट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ लोग मोटिवेशन वाले टीचर से अट्रैक्ट होते हैं, जिसमें एक एनर्जेटिक वाली बातचीत होती है। लेकिन मैं कहूंगा कि उसके अंदर जो भूख पैदा होगी वो तब जब उसको सच में एक लर्निंग के दौरान उसे कुछ नया मिलेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर की। कई तरीके से हम इसको समझा सकते हैं, पर मैंने उसको एक कहानी बताई कि देखो बेटा, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि बचपन में माता पिता का झगड़ा हुआ और माताजी ने कहा कि अगर पिताजी की बात सुननी है तो मुझसे फिर बातें मत करना, और पिताजी ने कहा अगर माता का ही साथ देना है तो फिर मुझसे पैसे मत मांगना। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो उस फील को क्रिएट करो, और अब ये फील क्रिएट करो कि वो माता पिता ना होकर दो पोल है वर्ड के, और वे सभी लोग एक दूसरे को यही कह रहे हैं कि अगर उधर गए तो इधर वाले से नाराजगी, और उधर गए तो उधर वाले से। अब उसकी जिंदगी में ये जो ज्ञान आएगा ना सर, वो उसको कहेगा सर और कुछ इस विषय में है पढ़ने जैसा। तो ये होती है उसके अंदर भूख पैदा करने का तरीका, क्योंकि मैंने उसको इमोशंस क्रिएट करवा दिए हैं। अब वो जानना चाहेगा खुद ही कि सर आखिर कोल्ड वॉर में और क्या क्या हुआ होगा। फिर दैट मीन्स उसे कहते हैं हम कि सीड जर्मिनेट करवा देता हूं बस मैं, बाकी तो उसके अंदर की काबिलियत होगी। क्योंकि कोई भी, मुझे लगता है कोई टीचर ऐसा नहीं का दावा कर सकता कि मैंने पढ़ा है तो आईएएस बन ही जाएगा। और जो तीसरी बात है पेशेंस की, जिसको हम कहते हैं कि आप एग्जाम ओरिएंटेशन पे गौर करो, रिजल्ट ओरिएंटेशन पे नहीं। उसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने आप को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आइकॉनिक जैसे जो हमारे सब्सक्रिप्शन होते हैं जिसमें वो बार बार देख सकता है, तो धीमे धीमे सीखता रहेगा। क्वेश्चन आंसरिंग की जो प्रैक्टिस होती रहेगी तो उसको ये पता चलता रहेगा कि मेरा एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रहा है, बेटर तरीके से चीजें चल रही है। हाँ, बस शुरुआत में सर मैं एक छोटा सा सजेशन है देना चाहूंगा। कोई भी विद्यार्थी जब तैयारी की शुरुआत करे तो वो पहले 15 दिन में अपने आप को रिंग में ना उतारे। पहले 1 महीने एटलीस्ट बच्चा केवल पढ़ने के लिए पढ़े, अपने आप को क्वेश्चन आंसर या एग्जाम देने के लिए ना पढ़े। तो मैं दावा करता हूं कि 1 महीने के बाद अब वो अपने आप को पूरी तरह से इन 3 कैरेक्टरों में ढाल देगा। आपने काबिलियत की बात की। एक एस्पिरेंट है जो यूनिवर्सिटी में टॉपर नहीं रहा है, आईआईटी, आईएम, एम्स टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ा नहीं है, गांव से है। क्या ऐसे विद्यार्थी को ये परीक्षा में बैठना चाहिए कि वो गिव अप करना चाहिए कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है? क्या ये एक एलिटिस्ट एग्ज़ाम है? नहीं, ये जो एक भ्रम है सर, जो एक्चुअल में इस परीक्षा के प्रति जो चारों तरफ एक स्फीयर क्रिएट किया गया है कि एक एलाइट एग्जाम है या इस तरीके की चीज, इसमें तो कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2009 में या 2014 में आपको मैं ऐसे टॉपर्स दिखा सकता हूं जिन मदर फादर रिक्शा चलाते थे और उनका बेटा पास हुआ। अभी हमने कुछ दिन पहले 12th फेल एक मूवी आई थी, वहां पर भी हमने देखा कि 12th फेल विद्यार्थी इस एग्जाम को निकालता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है, लेकिन रियलिटी में इस एग्जाम में हर विद्यार्थी एक एक्सेप्शन है। आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे, आपको लगेगा कि आईआईटी से फिर भी 2 बार फेल हुआ। आप कहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी टॉपर था, फिर भी प्रीलिम्स 3 बार नहीं निकल पाया, उससे लास्ट अटेम्प्ट में निकला। और मैं आपको एक ऐसा कैंडिडेट दिखा सकता हूं जिसने केवल गांव से स्टडी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ क्लियर करके दिखाया। मेरे एक मतलब बहुत अच्छे परिचय के इनाम उल हक थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 279 रैंक ली विदाउट किसी भी प्रकार के, मतलब जो मार्केटिंग वाली चीजें होती है, फॉर एग्जांपल की टेस्ट सीरीज ये करवा लिया वो करवा लिया, बस एक प्रॉपर ऑप्शनल का कोर्स कंप्लीट किया, जीएस किया और एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो मुझे लगता है सर कैंडिडेट की क्वालिटी से ज्यादा जो मैं बता रहा हूं कि उसके अंदर का डेडिकेशन, हार्डवर्क, वो आज भी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन सर, मधुकर सर के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एज लिमिट है 21 ईयर्स का, ग्रेजुएशन पास किया हुआ हो, उस व्यक्ति को ये एग्ज़ाम लिखना चाहिए, लिख सकता है और कोई भी व्यक्ति ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। आपके हिसाब से क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट है, क्या रिक्वायरमेंट है? देखो सर, सवाल बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि कई बार लर्नर्स या तो कॉलेज में प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, कोई कॉलेज के बाद जागते हैं, कोई जॉब कर लेते हैं 2-3 साल कॉर्पोरेट में, फिर उन्हें लगता है कि नहीं मैं तो किसी और चीज़ के लिए बना था। तो
कभी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर सकते हो, कभी भी सोच सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप सोचो तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होगा। अब ये डिपेंड करता है स्टेजेस पर भी, आप किस स्टेज में आए हो। जैसे सबसे पहले हम 12th के बाद करें, तो 12th के बाद तो एक चीज़ें ये हैं कि मुझे कॉलेज भी जाना है। तो उस समय एक बार मैं और कह दूंगा कि आपके पास थोड़ा प्रैक्टिकल करने का एक्सपीरियंस हो भी जाएगा, मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया। यूट्यूब एक अच्छा संसाधन है, अनअकैडमी की फ्री क्लासेस देख लिया आपने, अपने आप को चेक कर लिया। लेकिन मैं उन बच्चों को कभी नहीं कहूँगा ये चीज़ कि आपने कॉलेज पूरा कर लिया, उसके बाद तो ऑफ कोर्स आसपास समाज से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि अब कुछ करो। अगर उस टाइम भी आप अगर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, कुछ टेलीग्राम से पढ़ लिया, तो वहाँ फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और फिर जो लोग जॉब छोड़े हुए हैं, तो मतलब आप जॉब उस स्थिति में मेरे हिसाब से छोड़ो कि थोड़ा बहुत आपके पास पैसा सेविंग हो जाए, ताकि आप एक अच्छी जगह से, अच्छी संस्था से जुड़ के पढ़ना शुरू कर दें। अब जैसे अब अनअकैडमी से भी कोई जुड़ रहा है, तो मैं बस उसका बेनिफिट अगर बताऊंगा तो सबसे बेसिक चीज़ कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसको सबसे पहले क्लियर हो जाएगा। सर एक एग्जांपल देता हूं मैं कि तैयारी शुरू कर दी लेकिन पता ही नहीं कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें। मैं आज लर्नर को रिकमेंड करूँगा कि आप शुरू करना हो तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट से करो। उसका रीज़न है आप न्यूज़पेपर समझ पाओगे। कई बार उठा छुटा साइंस टेक्स्ट से शुरू कर लिया, हिस्ट्री से शुरू कर लिया। अब ऐसे सब्जेक्ट शुरू करते 3-4 महीने इन्हीं में चले गए तो 4 महीने का न्यूज़पेपर भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो मेरे हिसाब से द फर्स्ट स्टेज इज कि आप कहाँ से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, कॉलेज में हो या कॉलेज के बाद हो कि जॉब को, उस समय की सिचुएशन, अपने पास कितना टाइम फ्रेम है, वो सब चीज़ सोच के आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। स्पेशली 17 से 18 महीने एक बार देना पड़ेगा आपको सिलेबस को ठीक से कवर करने के लिए। हड़बड़ी में कुछ नहीं होगा, यहाँ वहाँ से टॉपर्स के वीडियो देख के इधर उधर का मोटिवेशन लेके कभी कुछ नहीं होना है। ये एग्ज़ाम मेहनत मांगती है, मेहनत करना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ है नहीं। जो एस्पिरेंट्स आपको अभी देख रहे हैं, अगर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये मुझे एग्ज़ाम लिखना ही लिखना है, एग्ज़ाम देना ही देना है, मुझे IAS IPS बनना है, तो आपके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या रेकमेंड करोगे स्टूडेंट्स को? मेरा ये मानना है कि सबसे पहली चीज़ आप अपनी स्थिति को जानिए, एक्चुअल जानिए कि क्या हमारे पास अगर कैपेबिलिटी है, थोड़ा बहुत अगर हम पैसा खर्च कर सकते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात ऐसा है कि आप कुछ ऐसी संस्था जैसे अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस हैं, उसके बाद भी कि नहीं मेरी तो स्थिति नहीं है, तो अनअकैडमी अपने मीडियम के हिसाब से आप यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, आप सरमत सर जैसे पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला उनका चैनल है, सर का हिंदी मीडियम है, हम लोगों का बायलिंगुअल चैनल है। आप सबसे पहले फ्री लर्निंग लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ मैं नवंबर 2019 से शाम को 7 बजे डेली फ्री क्लास लेता हूँ। मतलब जब भी क्लास लूँगा मंडे टू फ्राइडे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास है, पूरी मैपिंग वगैरह सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने। तो आप पहला स्टेप ये है कि आप अपनी स्थिति को देखें। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा, जैसे मान लो अभी एक एवरेज में आपसे कहूँ तो 20-25 हज़ार के आसपास जो सब्सक्रिप्शन वैल्यू है अपना, उतना अगर खर्च कर पा रहे हैं तो आप देखिए 18, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जीवन भर की पढ़ाई। इस सब्सक्रिप्शन में मिलता क्या है? कुछ नहीं, मतलब मान लो कि इस सब्सक्रिप्शन के बारे मेरे कहने का मतलब है कि ये अगर किसी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब किया आपका कोर्स, तो उसको क्या मिलेगा? वही मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या इसके अलावा भी उसको कहीं और से पढ़ाई करनी है, नोट्स, बुक्स, लेक्चर्स, जो भी कुछ है? ठीक है, तो वही मैं आपसे कह रहा था कि अगर उसने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है, तो सबसे पहली चीज़ तो उसको अब ये यहाँ वहाँ यूट्यूब पे नहीं भटकना पड़ेगा। बाहर जो दुनिया में पूरा कन्फ्यूजन फैला हुआ है कि हमारा कोर्स ले लो, हमारा ये ले लो, हमारी टेस्ट सीरीज़ ले लो, कहीं नहीं भटकना। सबसे पहले जो पहला स्टेप है कि GS, CSET और ऑप्शनल, तीनों चीज़ें। GS के लिए इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। बेस्ट का मतलब मैं आपको 3 स्टेजेस में बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ एक्सपीरियंस, दूसरा चीज़ पढ़ाने का काम नहीं, लर्नर को सिखाने का काम है इनका। ये लर्नर्स को पढ़ाते नहीं है, ये लर्नर्स को याद कराते हैं। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इनके जो नोट्स हैं वो सबसे अपडेटेड, हैंडआउट सबसे अपडेटेड मिलेंगे। दूसरा हिस्सा आता है GS के बाद CSET का। मधुकर सर बैठे हुए हैं, लास्ट ईयर मुझे अभी भी याद है जब पेपर आया था तो यही एक वो व्यक्ति थे पूरे यूट्यूब पे जिसने हिम्मत सबसे पहले लगाई थी उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। तो जो लर्नर्स के लिए हमेशा एग्ज़ाम के बाद भी खड़ा है, तो मतलब एग्ज़ाम के पहले भी खड़ा रहेगा। तो ये हो गई GS की बात, ये हो गई CSET की बात। अब बात आती है ऑप्शनल की। तो ऑप्शनल में भी सबसे जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो कुछ बेस्ट ऑप्शनल्स हैं उनके आपको यहाँ पर एजुकेटर्स मिल जाएंगे। तो एक सब्सक्रिप्शन लेकर आपके दुनिया भर के कन्फ्यूजन खत्म हो रहे हैं और मैक्सिमम जो क्लैरिटी मिल सकती है इस एग्ज़ाम को लेकर, सब्जेक्ट वाइज, मोटिवेशन वाइज
और कंसिस्टेंसी वाइज सब चीज़ अनअकैडमी आपके लिए तैयार बैठे। आप तो लेकिन ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जी आपको स्टूडेंट दिखता नहीं है, स्टूडेंट को आप दिखते हो, बिल्कुल। उनके जो प्रश्न होते हैं उनको आप कैसे रिजॉल्व करते हो, कैसे डाउट्स रिजॉल्व करते हो? बहुत सही सवाल है आपका। इनफैक्ट आप सोचो कि जब ये अनअकैडमी बन रहा होगा तो अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ रहा हूँ हाँ, एज अ स्टूडेंट, मैं टीचर को देख रहा हूँ, सही बात। हाथ खड़ा करके मैं टीचर से पूछ सकता हूँ कि ये मुझे समझ नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। ऑनलाइन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल ये बात आप सोच रहे होंगे सही, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस दिन अनअकैडमी बन रहा था उसके पहले यही सबसे पहले बेसिक सवाल थे कि हम लर्नर्स की जो फिजिकल एस्पेक्ट वो जो था कि वहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, हम यहाँ कैसे दूर कर पाएंगे। 3 ऐसे फीचर्स बताऊंगा अनअकैडमी के जो आप कहेंगे कि ये बल्कि ऑफलाइन से और ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले आपने डाउट पूछने की कही। मुझे आज भी याद है किसी ऑफलाइन क्लास में जब 1000 बच्चे होते हैं तो 90% बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी कभी हिम्मत नहीं होती हाथ खड़े करने की। उसको दूर किया है अनअकैडमी के कमेंट सेक्शन ने, जो हमेशा खुला रहता है कि बच्चा जो चाहे लिखना चाहे, जो डाउट पूछना चाहे वो पूछ सकता है। चलो ठीक है, मान लो यहाँ भी 1000 बच्चे में हम डाउट नहीं देख पाए, हर एजुकेटर अपने कोर्स के बाद एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट कराता है। बच्चे को पूरी छूट है, तुम अपना नाम लिखो मत लिखो, आप अपना डाउट ज़रूर लिख दो। एजुकेटर हर कोर्स के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन ले रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज़रूरत पड़ने पे एक रेज हैंड फीचर है अनअकैडमी का। रेज हैंड फीचर में बच्चा डायरेक्ट ऑडियो से कनेक्ट हो जाता है, बच्चे की जो है आवाज़ उसको समझ में आ जाती है, एजुकेटर जो है पूरी अपनी हेल्प कर पाता है। और उसके बाद जैसे आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन है, कुछ बच्चे जो जॉब करते हैं उनके पास स्ट्रैटेजी का ही टाइम नहीं है, तो आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन ऐसे होते हैं जहाँ एजुकेटर 1 to 1 उनको हेल्प कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को लेकर। मैं भरोसा दिला सकता हूँ पिछले 7 से 8 साल के अनुभव में कि जिस प्राइस पॉइंट पे अनअकैडमी जो मतलब ऑफर कर रहा है, ये बेस्ट इन द मार्केट है। अगर जो पढ़ने वाला है उसे पता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं। मधुकर सर, आखिरी सवाल आपसे। मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट टाइम इस परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए कल था। नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। एक एस्पिरेंट जो या तो ग्रेजुएशन कर रहा है, या तो जॉब कर रहा है, या तो भी क्लास 12th में है, कब स्टार्ट करनी चाहिए तैयारी? देखिए सर, सच्चाई ये तो है कि जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा। आप जब चाहो तब तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो एक साइंटिफिक कैलकुलेशन करके रखा है कि फॉर दिस एग्ज़ाम 4000 आवर की एक स्टडी लगती है, जिसमें कोर्स का कंप्लीशन, रिवीजन, प्रैक्टिस, एवरीथिंग इंक्लूडेड है। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 12th पास है, तो मैं उसे कहूँगा कि भाई बेस्ट है, आप आज से शुरू करिए, आप एक ही क्लास करना केवल, और इसको 2 साल 3 साल तक कंप्लीट करना, क्योंकि जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं होगा तब तक आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। पर अगर वो फाइनल ईयर में है तो मैं उसे कहूंगा कि अब आपको 4000 आवर नेक्स्ट 15 मंथ में कवर करनी है, तो आपको डेली 8 आवर का स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। और अगर कोई कैंडिडेट इन दोनों के बीच में है तो मैं कहूंगा कि आप 2 क्लास की जगह पर 4 आवर का प्लान बना लीजिए। तो सर एक्चुअली इस एग्जाम में कौन सा कैंडिडेट, जैसे सर ने बताया कि स्टूडेंट्स को पहले अपने आप को देखना पड़ेगा कि वो किस स्टेज पर है। अब जैसे एक विद्यार्थी है हमारे अनअकैडमी पर, 2031 में एग्जाम देना है उसे सर, और मैंने उससे ये कहा कि बेटा तुम फिर इतनी अभी से क्लास, बोले सर मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने उसे फिर भी कहा कि रोको अपने आप को, आप एक क्लास अगर ले रहे हो तो फिर कोई दूसरी क्लास दिन भर में मत लो। उसका रीजन है, इस लंबी जर्नी में एक समय ऐसा आएगा जब उसको लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, मोनोटोनस लाइफ हो गई मेरी। तो हमें ये टाइम पीरियड देखना पड़ेगा कि मेरी लाइफ भी बैलेंस होती रहे। अब जैसे जिनका फाइनल ईयर है और 1 ही साल बचा है, तो हम उनको कहेंगे भाई अब आप लाइफ को मत देखो, कंप्लीट डेडिकेट कर लो। पर जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, जिनका फाइनल 12th पास है, तो उनको उधर भी नंबर अच्छे लाने हैं ताकि आगे के समय में भी उनको काम आ सके। हाँ, इस एग्जाम में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि ग्रेजुएशन में इतना पर्टिकुलर परसेंट आएगा तो एलिजिबिलिटी होगी, वो तो केवल पासिंग मांग रहे हैं। फिर भले वो 80 से आया हो, सब्जेक्ट रुक रुक कर आए हो, उससे कोई मतलब नहीं है सर। ओपन यूनिवर्सिटी हो, क्लोज यूनिवर्सिटी हो, नजदीक की हो, बाहर की हो, हमें तो ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट वाली डिग्री चाहिए। तो तैयारी का जो आपका सवाल था कि कब शुरू करना चाहिए, आज अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सर अभी से लग जाइए। सुदर्शन सर, would you like to add something to this? मतलब सर ने तो बहुत अच्छी बात कही कि आज ही वीडियो देख रहे हो, इतना बढ़िया गाइडेंस मिल रहा है तो आज से शुरू कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बस ऐड करूँगा कि ये एग्ज़ाम आपका सब कुछ ले सकता है। आपको यदि सब कुछ देने के लिए सक्षम है तो सब कुछ ले भी लेगा, और यहाँ सब कुछ से मेरा मतलब है समय।
अगर आप कॉलेज के बाद तैयारी कर रहे हैं जॉब में तो अपने टाइम को बहुत वैल्यू करो। अपने मोटिवेशन से ज़्यादा आपके डिसिप्लिन का वज़न होना चाहिए, बिना उसके काम नहीं होगा सर इसमें। क्योंकि हर दिन लड़ाई है, हर दिन सब्जेक्ट की लड़ाई। एक सब्जेक्ट सीख लेते हो तो वो भूलने लगते हो पुराना वाला, उसको साथ में लेके चलना है। बीच में सीसेट की अलग लड़ाई है, बीच में ऑप्शनल की लड़ाई है, फिर मेरी आंसर राइटिंग रह गई। तो एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा कन्फ्यूजन भी बीच में कई बार क्रिएट होने लगता है। लेकिन टीचर के साथ रहो, बढ़िया टीचर के मतलब जो पढ़ा रहे हैं उस गाइडेंस के साथ रहो। 10 लोग हैं भटकाने वाले इस पूरे मार्केट में, नहीं भटकना है आपको। एक बार वो घोड़े की तरह जो बिल्कुल उस स्थिति में चलना है अपने को, और थोड़ा खुद पे भरोसा रखो और मोटिवेशन के ऊपर डिसिप्लिन को रखो। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आसान होंगी। सुदर्शन सर, मधुकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं तो पहले सिलेबस देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए, और उसके बाद एक प्रॉपर टाइम टेबल स्केड्यूल बना लीजिए इस परीक्षा को कॉन्कर करने के लिए। और दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको अपने इस ड्रीम से पीछे रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। ऑल द बेस्ट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी अब यूपीएससी का एग्जाम 2026, 27, 28 में देने वाले हैं तो अब इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी मत करो, यहाँ वहाँ समय मत गवाओ। अब जुड़ो तुम इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, सबसे अनुभवी टीम के साथ, जिन्होंने इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम को सबसे पहले शुरू किया था। जुड़ो ऐसी टीम के साथ जिनको एक एक चीज़ के बारे में पता है कि एग्जाम मांगता क्या है। मत समय गवाओ, और अब सबसे बेहतर समय है और अभी ही समय है। और मित्रों, ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट रेजोल्यूशन, नोट्स, पावर पॉइंट सब कुछ आपको मिले केवल 19,999 एंड अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं।